और उस इनिंग को देख के ना हमेशा लगता था यार कि कोई कैसे कैसे खेल सकता है, मतलब पॉसिबल कैसे हो सकती है चीज़। मैंने हमेशा क्रिकेट अच्छी तब खेली है जब मैं मुझे बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है। बाला भाई अगर कहीं सुन रहे हैं तो थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा। एंड जब वो पूरे ग्रुप को आप खुश होते हुए देखते हो, आपको लगता है यार कि आज कुछ स्पेशल अचीव कर लिया है। और शाहरुख खान का क्या रिएक्शन था? एक तरीके से हग करके उठा लिया है और कह रहे हैं कि यार भाई तू मेरा चैंपियन प्लेयर है, तो आदमी को अजीब अलग महसूस होता है। जब आप थोड़ा सा लो होते हैं ना, तब वो आपके साथ ज़रूर खड़े होते हैं। गौतम भाई अभी भी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। वाकई में क्या वो उतने ही गुस्से वाले हैं या बिल्कुल। फिर वो अलग है? तो जितनी भी आपने लड़ाइयाँ देखी हैं, उनमें से आप मुझे बताइए कितनी लड़ाई उसकी खुद पर्सनल है। गौतम अपने प्लेयर्स को बहुत बैक करता है। गौतम अकेला सिलेक्टर तो नहीं है और ना ही वो सिलेक्शन का कोई काम है। ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ खेले हो इसलिए उनके बारे में नहीं कुछ कह रहे? मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, आह, विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये तो लास्ट में आने चाहिए थे यार। सबसे मुश्किल है एक्चुअली। 18 अप्रैल 2008 आईपीएल की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट में एक नया रोमांच लेकर आया था ये, और उस मैच में जिस तरीके की बैटिंग हुई थी ब्रेंडन मैकलम, जैसे ही आईपीएल की बात आती है तो ब्रेंडन मैकलम का नाम आ जाता है। किस तरीके की उन्होंने बैटिंग की थी, किस तरीके से उन्होंने धुआं उड़ा दिया था। उसके बाद अब नाउ कट टू 27 मई 2012। उस मैच में भी एक फाइनल मुकाबला था और वहाँ पे जो पारी खेली गई थी वो ब्रेंडन मैकलम को रिप्लेस करने वाले एक प्लेयर की तरफ से खेली गई थी। और वही प्लेयर आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है नाम क्या है उनका, आप तो वाकिफ़ ही होंगे क्रिकेट में। मनविंदर बिस्ला साहब का स्वागत है आपका। जिस तरीके से सर जो शुरुआत हुई थी, जिस तरीके की आईपीएल की ब्रेंडन मैकलम की जो पारी थी 158 वाली, और फिर जो फाइनल मैच हुआ उस मुकाबले में जो आपकी पारी थी, क्या आपने सोचा था कि आप ब्रेंडन मैकलम को ही रिप्लेस कर लोगे उस मुकाबले में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखते हैं जब वो ब्रेंडन मैकलम की इनिंग थी, उस टाइम हम आईपीएल के सीन में कहीं पे भी नहीं था मैं। और उस इनिंग को देख के ना हमेशा लगता है यार कि कोई कैसे कैसे खेल सकता है, मतलब पॉसिबल कैसे हो सकती है चीज़ कि यार 20 ओवर में किसी बंदे ने 150 के पार स्कोर बना दिया, तो ना टीम का भी नहीं बनता है। तो वो कहीं ना कहीं एक आई ओपनर था कि यार ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। निश्चित तौर पे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी अलग क्लास है, बट ये पॉसिबल है चीज़ें। और फिर मुझे लगता है वो उस दिन के बाद में चीज़ें बढ़ती गई और अच्छी होती गई। बिल्कुल। तो अब पहले उसी पारी से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको शायद एक जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक शायद एक शाम पहले पता चला कि आप उस टीम में प्लेइंग 11 में हो, स्क्वाड में, मतलब आप तो थे लेकिन प्लेइंग 11 में आप नहीं थे, उस सीन से बाहर थे। आपको एक शाम पहले पता चली। क्या उस टाइम पे आपको कुछ नर्वसनेस था कि फाइनल का प्रेशर, क्योंकि जो शाहरुख खान की टीम है वो एक बार भी इसमें ये जो है फाइनल नहीं जीत पाई है, आईपीएल ट्रॉफी से अभी दूर है, मौका है, लेकिन सामने चेन्नई की मजबूत टीम जिनके पास सुरेश रैना बेहतरीन फॉर्म में उस टाइम पे चल रहे थे। तो क्या आपके ऊपर ये प्रेशर था कि हाँ, मतलब इस मुकाबले में अगर जाना है, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे प्रेशर होता है चेन्नई के क्राउड का, तो उसको कैसे झेलना है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन पहले भी है ना, सिर्फ थोड़ा सा ही बोला था कि तैयार है ना, कंफर्म न्यूज़ नहीं थी कि आप खेल ही रहे हो, तो मुझे लगा नहीं यार पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। क्लैरिटी मिली थी। इंडियन फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ है तो इंडियन फास्ट बॉलर ही आएगा, तो मुझे लगा शायद ऐसे दिल रखने के लिए बोल रहे होंगे, चल फिर भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेता हूँ, बट वो पूरा 100% श्योर नहीं था। एंड मुझे ऐसा लगता है कई बार जब मैं पुरानी बात सोचता हूँ, मैंने हमेशा क्रिकेट अच्छी तब खेली है जब मैं श्योर नहीं था कि कभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या मुझे बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ था। मुझे लगता है कि कई बार क्या हो ना, आपको मौका बहुत ज़्यादा मिल जाता है ना सोचने का, तो आप बहुत ज़्यादा सोच के ना अपनी गेम को ख़राब कर लेते हैं। और मैं हमेशा क्रिकेट अच्छी तब खेला हूँ जब मैंने सोचा नहीं है, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। आई थिंक वो जस्ट एक वो था कि यार आई वॉज सो हैप्पी कि यार फाइनल खेलने का मौका मिल रहा है। एंड कई बार होता है ना कि दिल से आवाज़ आ रही होती है यार आज शायद हो सकता है मेरा दिन हो, क्योंकि उस सीज़न में पहले भी बैटिंग अच्छी कर रहा था, लंबे स्कोर्स नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड था कि यार मैं बेटर कर सकता हूँ इसको। उस सीज़न आपने पहले 6 मुकाबले खेल रखे थे। आपने बालाजी को थैंक यू कहा कि उनकी जो इंजरी थी, ठीक है कि ब्रेंडन मैकलम की लगातार बात होती रहती है कि आपने उनको रिप्लेस किया, लेकिन उसके पीछे की जो वजह थी वो कहीं न कहीं बालाजी की इंजरी ही थी। तो आपने कभी उनको थैंक यू कहा कि भाई साहब, मतलब वो तो ठीक है, कोई प्लेयर नहीं चाहता कि कोई इंजर्ड हो, लेकिन आपकी इंजरी ने जो मतलब मुझे मौका दिया, उस मौके को आपने बेहतरीन तरीके से मनाया। देखिए बाला भाई को उस टाइम थैंक यू नहीं बोल पाया, लेकिन बाला भाई अगर कहीं सुन रहे हैं तो थैंक यू आपको बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर वो रहता है कि वो आपको बैक कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बहुत ब्रेव कॉल था कि फाइनल में सडनली आप एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हो जो पिछले 1 महीने से क्रिकेट खेला नहीं है,
इसका मतलब ये भी था कि आप चेंजेस तो करना चाह रहे हैं। निश्चित तौर पे आप ब्रेटली को देख रहे थे कि आपको एक स्ट्राइक बॉलर चाहिए था। बट आप ये भी देख रहे हैं कि यार बिस्ला भी खेलेगा तो बिस्ला ही काम कर सकता है। सिर्फ आप ये नहीं सोच रहे थे कि ब्रेटली को खिलाना है, आप ये भी सोच रहे थे यार अगर विकेट कीपर की पोजीशन में कोई आएगा तो बिस्ला हमारे पास है, तो बिस्ला क्या वो काम कर पाएगा? बहुत सारे कैप्टन्स या बहुत सारे कोचेस 99% मैं बोल रहा हूँ आपको, इतनी ब्रेव कॉल लेते नहीं। इतनी ब्रेव कॉल की, क्योंकि उस टीम में आप मतलब जो वो 4 फॉरेन प्लेयर वाले स्लॉट हैं, उसको एक बार रिवाइंड करा दूँ तो उस टाइम पे जब तक मतलब ब्रेंडन मैकलम थे, तो ब्रेंडन मैकलम खेला करते थे और अच्छे फॉर्म में थे। वो ऐसा नहीं था कि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। उनके अलावा शाकिब थे उस टीम में प्लेइंग 11 में, जैक कैलिस, आप उनको हटा ही नहीं सकते। इन दोनों को तो मतलब जैक कैलिस और शाकिब को मुझे नहीं लगता है कि उस फॉर्म में आप हटा सकते। सुनील और नारायण। उसके बाद थे सुनील नारायण, जो उस टाइम पे मिस्ट्री बॉलर थे, अभी भी मतलब उनकी फॉर्म अच्छी है। तो मतलब वो जो ब्रेव कॉल लिया गया, तो उसके बाद ब्रेंडन मैकलम से आपकी कोई बात हुई थी? वो सीज़न मुझे याद है कि ब्रेंडन मैकलम और गौतम के ना ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत कमाल की हो रही थी। एंड उसमें ना गौतम का ज़्यादा रन बना रहा था, बहुत अच्छे रन बना रहा था, बहुत पॉजिटिव शुरुआत दे रहा था टीम को। ब्रेंडन मैकलम हर मैच में वो 30-35 रन की पारी खेल रहे थे और जितना हमने ब्रेंडन मैकलम को मारते हुए देखा ना, वो वैसे नहीं मार रहे थे। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। काफ़ी इफेक्टिव था। कोलकाता की पिचेस बहुत स्लो थी इस टाइम, बहुत स्लो थी। बैटिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मतलब मेरे टाइम में सिर्फ मैंने वहाँ पे अच्छी बैटिंग करते हुए सिर्फ गौतम को देखा है, कैलिस को देखा है और एक बार रोहित शर्मा, उनका 100 देखा है मैंने, वो क्लास था। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि बहुत सारे बैटर्स ना स्ट्रगल करते थे वो स्लो पिचेस पे, टर्निंग पिचेस पे। तो कहीं न कहीं ये दिमाग में भी था कि यार 30-35 रन बना रहा है, तो अगर मैं स्ट्राइक बॉलर चाहिए तो एक ही जगह फॉरन पे एक ही जगह बचती जहाँ चेंज हो सकता था। लेकिन अच्छी बात जो लगी मुझे ब्रेंडन मैकलम की कि जैसे ही वो टीम अनाउंस हुई, कहीं न कहीं उनको शौक लगा था कि यार ओपनिंग तो अच्छी चल ही रही है, इतना अच्छा उसको स्टार्ट भी मिल रहा है, तो फाइनल में कैसे सडनली चेंज हो गया इतना बड़ा। बट ये उनका बड़ा दिल था कि वो जैसे ही टीम अनाउंस हुई 2-3 मिनट के बाद वो मेरे पास आए थे एंड ही वाज लाइक कि कोई बात नहीं यार, मैं नहीं खेल रहा, तू खेल रहा है, इट्स अ बिग गेम, ज़्यादा टेंशन मत लेना, टेंशन दूसरी टीम को देना और बिंदास होके खेलना, बिकॉज वी फील कि यू आर गुड इनफ। बिल्कुल। तो जो उनका मंत्र था कि बिंदास होके खेलना है, आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था जब आप बैटिंग करने के लिए आए? ओपनिंग आपको कहा गया कि आपको ओपनिंग करनी है, गौतम गंभीर के साथ जाना है। गौतम गंभीर आउट भी हो गए थे, इल्फेनॉस ने उन्हें बोल कर दिया था। जब वो सिचुएशन आ जाती है, चेन्नई का क्राउड, उस टाइप का प्रेशर होता है, आपने उस टाइम पे क्या सोचा था कि आते ही मतलब एलवी मॉकेल के ओवर में 4 चौके मार दिए, फिर अश्विन भाई का तो आपने धागा ही खोल दिया था? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आप बात करते हैं, कोई भी बैटर हो, चाहे पिछले मैच में 100 रन बना के आ रहे हो, चाहे 0 बना के आ रहे हो, या वो लगातार 1 महीने से क्रिकेट खेल रहा है, या वो 1 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, किसी बैटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरू के 5 मिनट आप किस तरीके से खेलते हैं। अगर 5 मिनट में ही आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं या आप क्राउड को देख के थोड़ा सा आपने हलचल सी मच जाती है तो दिक्कत होती है। एंड जब गौतम आउट हुआ तो मेरे को खुद को यकीन नहीं हो गया यार, हमारा सबसे अच्छा इन्फॉर्म बैटर, एक मुश्किल मैच फाइनल में खेल रहे हो, जो एक जाना जाता है बड़े मुकाबले में रन बनाने के लिए, वो पहले ही ओवर में आउट हो गए और इतना बड़ा टारगेट चेज़ करना है तो कैसे करेंगे। बट आई थिंक जैक कैलिस के आने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि वो बहुत शान से बंदे हैं, मतलब कोई भी पिच उनके बैट के बीच में बॉल लगती है। जैसे से वो 2 ओवर खेले हम, तो थोड़ा सा सांस आना शुरू हुआ। उससे पहले तो बहुत नर्वस था। जैसे जब ब्रीदिंग नॉर्मल होती गई, वो शॉट्स लगने शुरू हुए, तो लगा चल के यार पावर प्ले तक देखते हैं, पावर प्ले में कितना अच्छा स्कोर बन जाएगा। देन वो पावर प्ले अच्छा चले गया हमारा, तो देन बहुत बार ऐसे होता था कि पावर प्ले तक तो अच्छा खेलता था, लेकिन उसके बाद आउट हो जाता था। लेकिन वहाँ पे जब वो जैक कैलिस जैसा बंदा आपके साथ बैटिंग करो, तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा ईज डाउन हो जाते हैं। आपको भी लगता है नहीं यार, ये इतने आराम से खेल रहा है, थोड़ी देर तू भी सब्र रख ले। तो क्या वो हर बॉल के बाद आपके पास, क्योंकि देखा है कि वो आके समझाने वाली जो चीज़ होती है एक सीनियर प्लेयर की, और जैसा आपने बताया कि जैक कैलिस को हम लोग जितना जानते हैं, जितना हम लोगों ने देखा स्क्रीन पे उनको, वो बहुत शांत वो नज़र आते थे, तो वो क्या एडवाइस होती थी उस टाइम पे कि जैक कैलिस ने क्या किस तरीके से एडवाइस दी कि भाई नर्वस नहीं होना है, किस तरीके से इस स्कोर को, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे अच्छा टोटल लगा हुआ था, तो उसको चेंज करने के लिए आपको क्या किस तरीके की एडवाइस दी गई? आई थिंक जो बेस्ट एडवाइस थी उस दिन जब मैं पार्टनरशिप हो रही थी, तो उनका यही था कि एक एक ओवर लेके चलते हैं, बहुत लंबा नहीं सोचते हैं, ना ही रन रेट की तरफ देखते हैं, इस 6 बॉल पे देखते हैं कितने रन बन सकते हैं। और कभी भी कई बार क्या होता है ना कि आप अच्छी बैटिंग कर रहे होते हो, तो दूसरे को लगता है यार 8-9 रन ही चाहिए, क्यों इतना मार रहे हो। लेकिन कभी भी उस पूरी इनिंग के अंदर ना ही जैक कैलिस ने मुझे रोका, मेरा तो रोकने का मतलब ही नहीं था, वो इतने बड़े लेजेंड हैं, बट कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं और कभी भी मुझे अपना गेम चेंज करने के लिए नहीं बोला। सिर्फ एक ही चीज़ बार बार बोल रहे थे कि बहुत लंबा नहीं सोचना, सिर्फ इस बार के ओवर के बारे में सोचना,
सिर्फ इस ओवर में क्या चल रहा है ना वो देखते हैं। बिल्कुल। अब जब एक बैटर के तौर पे हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते हैं तो ये होता है कि आपको पता होता है कि आज मेरा दिन है। जब आपके 2-3 शॉट लगते हैं तो उस टाइम पे समझ आ जाता है कि चलो आज आपका दिन है, आप एक्स्ट्रा शॉट्स खेल सकते हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चलता रहता है कि आज इस बॉलर को ज़्यादा टारगेट किया जा सकता है उनकी बॉल को देख के। आपके दिमाग में वो कौन-सा बॉलर था कि इसको मतलब इसके ओवर को सँभाल के खेलना है, इसको ज़्यादा टारगेट करना है? देखिए मुझे ऐसे याद है कि पहले 3 ओवर में बहुत ज़्यादा रन थे नहीं हमारे और ऊपर से गौतम भी आउट हो गया था। तो 4th ओवर जब एलबी मॉर्कल डालने आया तो मुझे था कि यार इस ओवर में चांस लेना पड़ेगा क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन हमें चाहिए उससे बहुत पीछे हो चुके हैं और अब पावर प्ले की 18 ही बॉल बची हैं। और कभी-कभार है ना पावर प्ले में आप एक ऐसा ओवर ढूँढ रहे थे जहाँ से वो मोमेंटम मिल जाए। खाली आपको नहीं, पूरी टीम को मोमेंटम मिल जाए। तो मुझे था कि इस ओवर में हम थोड़ा-सा टारगेट कर सकते हैं एलबी मॉर्कल को। और उस ओवर में जब वो पहली या दूसरी बॉल पे एक चौका लगाया था पॉइंट के पास से, तो मुझे लगा कि नहीं यार अब चल बची हुई गेंद है ना, इस पे बैट रोकना नहीं है कुछ भी हो जाए। हाँ, थोड़ा-सा दिमाग से खेलना है, मैं कहाँ मार सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जब उस ओवर में 4 चौके आए तो कहीं न कहीं वो थोड़ा मैच खुलना शुरू हुआ। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और कहीं ऐसे भी लगा कि हाँ यार पावर प्ले में और भी रन बना सकते हैं। 43 पे 89 जब आप वो पारी खेल के आउट हुए थे उस टाइम पे भी स्कोर बोर्ड पे मतलब ऐसा नहीं था कि कोलकाता वन साइडेड जीत गई थी। मुझे ये जानना है कि फाइनल ख़त्म होने के बाद शाहरुख खान से जो मिले तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन था उनका? और उससे पहले ड्रेसिंग रूम जो आप गए थे, उस टाइम पे ड्रेसिंग रूम का क्या रिएक्शन? मुझे याद है जब मैं आउट हो गया तो चेन्नई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम। मैं बिल्कुल मतलब एक तरीके से शरीर और दिमाग का कनेक्शन होता है ना वो ख़त्म हो चुका था। क्योंकि जिस तरीके से मैं आउट भी हुआ था नॉर्मली जब आप इतनी अच्छी बैटिंग करो तो कोशिश ये रहती है कि आप मैच ख़त्म करके आओ। बट वो कहीं न कहीं थकान इतनी ज़्यादा थी तो सीधा मैं डगआउट में नहीं बैठा और ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गया। क्योंकि वहाँ एसी चल रहा था, थोड़ा सांस आ जाती है। एंड बार-बार ऐसे लग रहा था कि यार ये मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। क्योंकि उसी सीज़न में हम बहुत सारे मैचेज़ ऐसे हारे थे। और सीएसके फेमस थी ऐसे-ऐसे मैचेज़ जीतने के लिए कि आखिरी 3-4 ओवर में बिल्कुल गेम को चेंज कर देंगे। एंड अंदर जब वो मैच ख़त्म हुआ, मैच जीते हम लोग, उसके बाद ब्रेंडन मैककलम, ब्रेट ली, मतलब इतने बड़े-बड़े सुपरस्टार्स ये उस टाइम ड्रेसिंग रूम के अंदर थे। और जिस तरीके से वो एकदम भागे ज़ोर से स्प्रिंट लगा के तो आदमी को लगा यार आज कुछ ज़िंदगी में मैंने स्पेशल अचीव कर लिया है। खुद ने भी किया और साथ-साथ टीम ने भी किया क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले 3 साल केकेआर के बहुत अच्छे नहीं थे। जब गौतम कैप्टन बना 4th ईयर में, हम पहली बार प्लेऑफ में क्वालीफाई करे। वहाँ पे हम फाइनल तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन जब वो जैसे ही फाइनल पहुँचे थे तो पूरे ग्रुप का जो ड्रीम था ना वो था कि यार इस बार ट्रॉफी उठानी है किसी तरीके से। एंड जब वो पूरे ग्रुप को आप खुश होते हुए देखते हो, आपको लगता है यार कि आज कुछ स्पेशल अचीव कर लिया है। जी बिल्कुल। और शाहरुख खान का क्या रिएक्शन था? उनसे कब मिले? बाद में मैंने एक वीडियो में देखा उनका बस चलता था, वो फर्स्ट फ्लोर पे कहीं बैठे हुए थे, शायद वो वहीं से खुदा के मार के ग्राउंड में आ जाते। बहुत एक्साइटेड थे और हमेशा से ही उनका है ना वो बड़े भाई की तरह रोल रहा है इस टीम के अंदर। कई बार मुझे लगता है कि उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल्स देखी होंगी पहले 3 साल में, बहुत इन्वॉल्व थे। हर किसी को लगता है कि उस टाइम आईपीएल बूम हो रहा था यार कि मतलब आईपीएल के साथ शाहरुख भाई का बहुत बड़ा नाम था कि यार अभी तक 3 साल में जीते नहीं हैं, प्लेऑफ में भी नहीं पहुँचे हैं। आई थिंक कहीं न कहीं उनकी होप भी जागी थी 4th ईयर से जब हम प्लेऑफ में पहली बार पहुँचे। और फिर जब चेन्नई में वो फाइनल हो रहा था तो जब जीतने के बाद जितने एक्साइटेड थे मतलब वो देख के मतलब आपको लगता है यार इतना बड़ा बंदा आपसे इस तरीके से मिल रहा है और आपको मतलब एक तरीके से हग करके उठा लिया है और कह रहे हैं कि यार भाई तू मेरा चैंपियन प्लेयर है, तो आदमी को अजीब अलग महसूस होता है। अलग महसूस होता है। पहला मतलब फर्स्ट टाइम आप कब मिले थे उनसे और किस तरीके की मुलाकात किस तरीके की रही थी? 2011 जब हम पहली बार केकेआर में गए थे तो आई थिंक मैचेस से पहले शायद हमारा कोई शूट था। वो शूट पे शाहरुख भाई आए थे, तब पहली बार उनसे मुलाकात हुई। और उनकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि उस टाइम तक हमारा कोई मैच भी नहीं हुआ था और उससे पहले वो सब प्लेयर्स को बाय नेम जानते थे। अच्छा। ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़े भाई की तरह रहते हैं हमेशा। तो अपनी टीम के बारे में उनको एक-एक चीज़ पता होती थी। अब बहुत सारे लोग शायद इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, बट शाहरुख भाई कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते टीम के अंदर। अच्छा, कोई कि इन्वॉल्वमेंट कौन नहीं। सी 11 होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। क्योंकि मेरे टाइम में गौतम कैप्टन था और गौतम को उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी थी, भाई ये तेरी फ्रेंचाइज़ी है। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है कि तू कैसे इसको रन करेगा, कौन से प्लेयर तेरे कहाँ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन शाहरुख भाई की एक अच्छी बात है कि जब आप थोड़ा-सा लो होते हैं ना, तब वो आपके साथ ज़रूर खड़े होते हैं। क्योंकि देखिए जब आप अच्छा करके आते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। बट अगर आपका मैच अच्छा नहीं गया या टीम अच्छा नहीं खेल पाई है, आप एक जीता-जिताया मैच हार गए, तो बहुत बार ऐसे देखा है कि ना जो बड़े लोग होते हैं कहीं न कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं या आपसे खुश नहीं होते हैं। बट शाहरुख भाई का कभी ऐसा नहीं था। कोई उदाहरण भी दीजिए। जब आप मैच हारते हो, मुझे एक याद है कि
उसी सीज़न में हम पंजाब से एक मैच हारे थे कोलकाता में। आई थिंक 2 ओवर में कुछ 13-14 रन चाहिए होंगे। पहले प्रवीण कुमार ने ओवर डाला, उसमें 4-5 रन दिए होंगे, शायद 1-2 को आउट भी कर गया। लास्ट ओवर 8 या 9 रन चाहिए थे, हमारे 5 विकेट बचे हुए थे और हम वो मैच हार गए। सबको लगता है यार ये हुआ क्या है हमारे, मतलब 18 ओवर तक बिल्कुल कंट्रोल में थे एंड सडनली लास्ट 12 बॉल्स आप बिल्कुल मैच हार गए। तो ऐसी जगह ना बहुत बार आप अपना मोमेंटम लूज़ कर जाते हैं। आप एज ए टीममेट आप क्वेश्चन करने लग जाते हैं एक दूसरे को कि यार तूने अच्छा नहीं किया, तूने फिनिश अच्छा नहीं किया, तूने उस टाइम पे चौका नहीं मारा, तूने उस टाइम पे छक्का नहीं मारा। एंड आपको ये भी लगता है कि गौतम बहुत गुस्सा हो जाएगा या एज ए लीडर या शाहरुख भाई मैच देख रहे हैं, शाहरुख भाई को क्या लगेगा। बट वो मुझे ऐसा था कि वो टर्निंग पॉइंट था हमारी पूरी टीम के लिए कि दोनों ने जिस तरीके से आके हमसे बात करी, बिल्कुल ऐसा नहीं जताया कि नहीं यार तुम गलत खेले हो। उन्होंने फोकस यही किया था कि तुम अच्छा भी कितना खेलो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जो चीज़ नहीं फिनिश कर पाए हो ना अच्छे से, उसको भूल जाओ, नेक्स्ट मैच में गलती दोहराना मत, इसको बेटर करने की कोशिश करना। गौतम भाई की गुस्से की बात की, गौतम भाई अभी भी काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। क्या वाकई में मतलब जो हम ऑन फील्ड की चीज़ें आप ज़्यादा उसको बेहतर जानते हो, कैमरे के पीछे जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पे जितना हम देखते हैं या एक्सपर्ट्स की जो राय है उनके बारे में सुनते हैं, वाकई में क्या वो उतने ही गुस्से वाले हैं या फिर वो अलग हैं? बिल्कुल भी बहुत किस अलग है, तरीके को इंसान? बहुत अलग है। तो जितनी भी आपने लड़ाइयाँ देखी हैं, उनमें से आप मुझे बताइए कितनी लड़ाई उसकी खुद पर्सनल है। ज़्यादातर वो लड़ाई अपनी टीम को लेके होती है। मुझे याद है कि मतलब अगर आप देखो कि विराट और अगर गौतम की उस बारे में बात करते हैं एपिसोड के बारे में, दोनों फाइटर्स हैं, दोनों अपनी टीम के लिए मतलब जी जान से लड़ते हैं। बोथ ऑफ देम लव देयर टीम। कि मतलब अगर आप देखते हो विराट को आरसीबी के लिए, गौतम को उस टाइम में केकेआर के लिए, कोई पर्सनल चीज़ नहीं थी। जैसे ही मैच खत्म हुआ वो दोनों भी दोस्त थे, कोई दिक्कत नहीं है। और गौतम को साथ कभी आपको बैठे खाने का मौका मिलेगा या कहीं आपसे तो आधा घंटा ही बैठेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। बट ये है कि वो जब भी खेलता था, इवन जब इंडियन टीम का कोच भी है, बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, क्रिकेट को लेके और स्पेशली अपने देश को लेके। पैशनेट होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरीके अग्रेशन की आपने बात की, विराट कोहली वाले इंसिडेंट का जिक्र किया, क्या मैदान पे जो चीज़ें होती है वो बाहर तुरंत नॉर्मल हो जाती थी? वो इंसिडेंट के बाद वो लोग तुरंत नॉर्मल हो गए थे या फिर आपको कुछ और इनसाइडर पता है कि नहीं उसके बाद कुछ नहीं, और जितना चीज़ें मैंने सुना नॉर्मल हो गए थे, नॉर्मल हो गए थे? नॉर्मल हो गए थे। क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले ही बोला कि ये लड़ाइयाँ इस तरीके की नहीं है क्योंकि पर्सनल खुंदक है। कई बार क्या होता है आप अपनी टीम के लिए बहुत दिल से खेल रहे होते हैं, दूसरा बंदा अपनी टीम के लिए दिल से खेल रहा होता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं हीट ऑफ द मोमेंट। ऐसा तो नहीं कि यही दोनों की आपस में कितने लोगों की हुई, लेकिन सब जैसे ही गेम खत्म होता है सब भूल जाते हैं। एक चीज़ जो कहा जाता है गौतम गंभीर को लेके कि वो जो है कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं, मतलब एक प्लेइंग 11 को तो वो मतलब जो उनका फिक्स प्लेइंग 11 है उसमें बैक तो करते ही, कुछ प्लेयर्स को उनके ऊपर जो आरोप लगते हैं, मैं नाम भी ले रहा हूँ, हर्षित राणा को लेके जैसे अभी आप कर रहे हैं, आप जब टीम में साथ थे, आपने उनके अंदर क्रिकेट खेला हुआ है, क्या आपको ऐसा फील हुआ कभी कि वो जो है कुछ पार्शियलिटी टीम में कर रहे हैं, No किसी एक chance. प्लेयर को बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं? बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ खेले हो इसलिए उनके बारे में नहीं कुछ कह रहे? नहीं। देखिए गौतम से मिले मुझे कितने साल हो जाते हैं, फ़ोन में बात हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। ये ज़रूर है कि जब वो एशिया कप जीता मैंने मैसेज किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का भी मैसेज किया, बट पार्शियलिटी गौतम बिल्कुल भी नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको लगता है कि कौन उसको मैच जिता सकता है, कौन रेडी है अपना 100% देने के लिए। वो ये ज़रूर देखता है कि जब मुश्किल समय में आप अपनी टीम को निकालेंगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि असली प्लेयर का पता वहीं चलता है कि आप मुश्किल टाइम पे ना अपनी टीम को जिताते हैं कि वहाँ पे जाके आप अपने हथियार डाल के आ जाते हैं। और पार्शियलिटी गौतम बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। एक और चीज़ का मतलब जो मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी वाली बात हो गई, गुस्से वाली बात हो गई, लेकिन एक और चीज़ कही जाती है उनके बारे में कि वो बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं कि मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे अभी पिच को लेके आ रही थी कि पिच को लेकर क्यूरेटर कुछ एडवाइस दे रहा है, उसके बाद भी वो जो उनकी ज़िद होती है कि मैं मतलब इस तरीके की पिच चाहता हूँ। पहले तो 1-2 चीज़ें हमें बताइए, जो हमारे दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि किसी भी पिच में किसी कोच, किसी कैप्टन का कितना सही होता है। और आईपीएल के टाइम पे भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिला था कि जो पिच होती थी जैसे होम ग्राउंड, और आपने ईडन गार्डन में बहुत क्रिकेट खेला है, गौतम गंभीर ने खुद भी बहुत खेला है क्योंकि वो केकेआर के साथ काफ़ी लंबे समय तक जुड़े हुए थे। तो उस पिच को लेके आपने आईपीएल के टाइम पे कभी देखा है कि कुछ वो कहते होंगे कि हाँ मुझे इस तरीके की पिच चाहिए, या फिर जो एक ज़िद्दी वाली बात है कि नहीं, मैं आपने अगर क्यूरेटर ने कुछ और एडवाइस दी तो वो वहाँ पे आके पलट देते हों कि नहीं मुझे इस तरीके की पिच चाहिए, आपको ये रेडी कर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा लेना चाहिए, और हर कोई लेता है। ऐसा नहीं है कि आप साउथ अफ्रीका में जाओगे और आपको बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे खिला देंगे, या आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो आपको बिल्कुल बाउंस ही नहीं मिलेगा।
हर कोई जिस तरीके से उनके देश में विकेट्स बनती हैं या आईपीएल फ्रेंचाइजी में, हर कोई कोशिश करता है कि यार अगर मैं होम एडवांटेज ले पाऊँ तो उसकी एडवांटेज लेनी भी चाहिए। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ये डिसाइड नहीं कर सकता ये टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हो जाएगा या 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा या 4 दिन में खत्म हो जाएगा। टर्निंग पिचेस हमेशा से बनती आई हैं इंडिया में और आगे भी बनती रहेंगी। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उस पर खेलते कैसे हैं। पिछला टेस्ट मैच में अगर आप देखते हैं कि इंडिया की बैटिंग देखेंगे तो दोनों इनिंग के अंदर वो कोलैप्स हुआ है, और जब आप वो देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स देखते हैं इंडियन टीम के अंदर तो वो कोलैप्स बार बार नहीं होना चाहिए। अगर आप इससे पहले न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ देखते हैं पिछले सीज़न में भी, उसमें विराट भी था, रोहित भी था, लेकिन तब भी कोलैप्स हो रहे थे। फिर वही बात आती है, जो क्वालिटी आपके पास है आप स्पिन और बेटर कैसे खेल सकते हैं। क्योंकि आप ये देखिए टर्निंग पिचेस पे तो सचिन सर भी रन बनाते थे, लक्ष्मण भाई भी रन बनाते थे, वीरू भाई बड़े बड़े छक्के भी मारते थे, खुद गौतम भी बैटिंग करता था। एंड कितने सारे लेजेंड्स यहाँ पे हैं जो मतलब उन्हीं टर्निंग पिचेस पे रन बनाते थे। लेकिन आपको अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी तो यहाँ पे ये भी होता है ना कि आपको पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स लेने के लिए आप वो बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे तो खेलेंगे नहीं, और फ्लैट पिचेस पे खेलेंगे तो फ़ायदा किसका हो रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से मैचेस जीत सकते हैं। जो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन और बेटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्लेयर्स इस टेस्ट टीम के अंदर ऑस्ट्रेलिया से आए थे। ऑस्ट्रेलिया में पिचेस बिल्कुल अलग थी। जो प्लेयर्स इंडिया ए का मैच खेल के आए थे बैंगलोर में, वो अलग पिचेस पे खेल रहे थे, क्योंकि उन दोनों इंडिया के मैचेस में 4th इनिंग में स्कोर चेज़ हुआ है। इसका मतलब फ्लैट पिचेस पे खेल रहे थे। और कोलकाता में आते आप एक ऐसे पिच पे खेलते हो जहाँ पे स्पिनर्स को बहुत मदद है, इवन फास्ट बॉलर्स को भी बहुत हेल्प की। तो प्लेयर्स किस तरीके से एडजस्ट करते हैं या किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। खाली कोच आपको नहीं हरवा सकता, खाली कैप्टन आपको नहीं हरवा सकता। एज ए टीम आप जीतते हो, एज ए टीम आप हारते हो। लेकिन भाई साहब जब जीतते हैं तो क्रेडिट तो कोच को जाता है ना, जैसे मुझे T20 नहीं वर्ल्ड लगता कोई भी देता कप है। या फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात आती है, Yes. T20 वर्ल्ड कप जब जीते थे तो राहुल द्रविड़ को क्रेडिट गया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आप देख लो कि आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच चुके हो जहां आपके 10 मैचेस बचे हुए हैं ना, उसमें से 8 मुकाबले या 7 मुकाबले आपको जीतने होंगे। मैचेज आपके किसके अगेंस्ट है? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट 2 हैं और 1 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बचा हुआ है। यानी कि कमजोर टीम कोई भी नहीं है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपको अवे मैचेस खेलने हैं। क्या इतने दिन रहने के बाद भी गौतम गंभीर उस पिच को नहीं पढ़ पाए? बात वही आती है कि पिच कोई भी हो, खेलते कैसे हो आप। ऐसा तो नहीं है कि टर्निंग पिचेस पे आज तक हमारे लेजेंड्स ने 100 नहीं बनाए थे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि भी बहुत सारे प्लेयर्स इसमें ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, बट यही तो वो मैचेस होते हैं जहाँ पे आप एक अपनी टीम में एक लीडर की तरह उभर के आते हैं, या आप कहते हैं भाई यार ये बैट्समैन है ना बिल्कुल अलग है यार। ये जब मुश्किल टाइम होता है ना तब रन बनाता है, और सभी के पास मौका था इस टेस्ट मैच में वो हीरो बनने का। और यहाँ पे हीरो 70-80 बना के नहीं बनना था, यहाँ पे आपके 40 रन भी ना टीम के लिए बहुत क्रूशियल थे। आप 40 रन बनाते, मैच जिताते, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और मैं कहता हूँ दोनों ही इनिंग्स के अंदर इंडिया के पास पूरा मौका था मैच जीतने का, कभी भी वो गेम से बाहर नहीं थे। एंड इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और अगर आप 35-40 ओवर में आउट हो जाते हो तो आपको लगता है नहीं यार इससे तो बेटर खेल सकते हैं, 100% खेलते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मतलब जो स्पिन नहीं पूरी खेल टीम की पाते है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे किसी एक बैट्समैन को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, कोच को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, कैप्टन को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। इसी पिच पे मैं कहता हूँ अगर शुभमन गिल दोनों इनिंग बैटिंग करता तो आप उनसे उम्मीद करते ना एज ए बैटर जितनी अच्छी फॉर्म है वो रन बनाते, तो डिफरेंस जो भी 25-30 रन का है वो ख़त्म हो जाता। बट ये कोई एक एक्सक्यूज़ नहीं है मैच हारने का। एज ए बैटिंग टीम मुझे लगता है एज ए बैटिंग यूनिट सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दे आर क्वालिटी प्लेयर्स, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पिन खेलनी नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए जब आप बचपन से इन्हीं पिचेस पे तो खेल के आए हैं। आपको अच्छे पिचेस तो एक जब रणजी ट्रॉफी में पहुंच जाते हैं या आप बोर्ड ट्रॉफी खेलना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है यार कि कैसे पिचेस रोल होती हैं, सब कुछ होता है। उससे पहले तो आप खेलते हैं ना, और कितनी बार रन बनाए होंगे यार इन लोगों ने, कितनी बार स्पिन के खिलाफ रन बनाए। कहाँ खेल पाते हैं? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखा आपने कि हम लोग मुझे क्लीन लगता है स्वीप कहीं हो ना गए। कहीं मेंटल ब्लॉक है, उसको दूर करना होगा। कि अगर आप, मुझे लगता है केएल राहुल में अगर आप क्वालिटी देखते हैं, क्या ज़बरदस्त प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल टूर्नामेंट में जल्दी आउट हो गया, क्योंकि अगर मुझे लगता है जायसवाल में सेकंड टेस्ट मैच में अगर जायसवाल को स्टार्ट मिल गई वो आपको दिखा देगा कि स्पिन खेलनी कैसे, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्वालिटी है ना, और वो डोमिनेट करना पसंद करता है। जो हमने बचपन से सीखा है कि स्पिन के हिसाब खेल रहे हो ना तो आपको स्पिनर को है ना उस टप्पे से हटाना है। अब देखिए पुजारा उस टप्पे पे स्पिनर को अलग तरीके से हटाते थे, बार बार स्टेप आउट करके हटाते थे, ऊपर नहीं मारते थे लेकिन नीचे नीचे उनके रन्स कभी भी नहीं रुकते थे। रोहित शर्मा का तरीका अलग था। तो जो अभी बैटिंग यूनिट है, मुझे लगता है हर प्लेयर को ये तरीका ढूंढना होगा कि वो स्पिन को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं। उनको बार बार बॉल गिरवा के थका सकते हैं, या उनकी बॉल में छक्का मार सकते हैं, रिवर्स स्वीप क्या शॉट्स हैं उनके, जहाँ पे वो लगातार उनको हटा सकते हैं। हार्मर 1000 से ज़्यादा ऊपर फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। देखिए एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। अब वो आपको फुल टॉस गेंद नहीं देने वाले हैं या छोटी गेंद नहीं देंगे, वो लगातार एक ही लेंथ पे आपको बॉलिंग करते रहेंगे।
अब उसी लेंस से अगर आप जब तक उसको बॉलर को हटाएंगे नहीं तो रन नहीं बनने देंगे। लेकिन सर हम लोगों ने शेन वॉर्न को जब इजीली खेल लिया है, भैया मुरलीधरन को इजीली खेल लिया, और इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपसे इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आप कमेंट्री पैनल का हिस्सा हो, आप लगातार कमेंट्री करते रहते हो, और कमेंट्री कर रहे हो तो आप क्लोजली देखते हो, मॉनिटर करते हो, आपको प्लेयर से आपकी बातें होती है, आप समझने की कोशिश करते हो। गौतम गंभीर के साथ आपने बहुत क्रिकेट खेला हुआ है, तो मैं एक मतलब फैंस ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि ऐसी क्या चीज़ हो रही है, क्या गलती हमारे क्रिकेटर्स कर रहे हैं कि वो स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ होती थी पहले। आप देख लो तो अगर आप पूरी सीरीज़ की बात करोगे तो पिछले 25 सालों में लगभग हम लोग 3 या 4 ही सीरीज आ रहे हैं। 2004 2003 में ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, फिर इंग्लैंड से आ रहे थे, इधर एक जो न्यूजीलैंड से क्लीन स्वीप हुई थी, और एक और कोई शायद सीरीज़ जो है वो हम लोग हारे हैं। इसके अलावा हम लोग कोई सीरीज़ हारे नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिट लेके खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया का वो दौर आपने देखा हुआ है कि जहाँ पे सारे दिग्गज ही भरे हुए थे उस पूरी टीम में। तो आपको क्या लगता है कि अब स्पिन हम लोग क्यों नहीं खेल पाते हैं, या प्लेयर्स को क्या हमें बेहतर करना हो? क्योंकि हम लोग मिच सैंटनर को जो है, जो पिछली सीरीज में हमने देखा था, या ईशोडी थे या एजाज पटेल जो थे, वो सब ऐसे बन जाते हैं ना जैसे हम लोग प्राइम मुरलीधरन को खेल रहे हो या प्राइम शेन वॉर्न को खेल रहे हो। तो कहाँ यहाँ पे गलतियाँ हो जा रही हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है जो एक स्पिन खेलने की आर्ट होती है ना कहीं वो थोड़ा सा लैक करना शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने बात करी थी कि अगर आप कुछ साल पहले पुजारा को बैटिंग करते हुए देखेंगे, उसने भी रन बनाया नैथन लॉयन के अगेंस्ट, जब लॉयन अपनी पीक पे था। उनको किस तरीके से बैटिंग करते थे, हर दूसरी बॉल पे स्टेप आउट करता था, और स्टेप आउट करके ये नहीं कि सिर्फ छक्के मार रहा था, वो नीचे कभी उस बॉलर, उस जैसे महान बॉलर को भी ना बॉलिंग करने का मौका नहीं दे रहा था। तो मुझे लगता है कि हर बैट्समैन की ना एक अलग तरीका होता है खेलने का स्पिन। कोई कहता है मैं बैकफुट से बहुत रन बनाऊंगा, कोई कहता है नहीं यार मेरे तो स्वीप शॉट बहुत अच्छा पका हुआ है, मुझे अगर स्पिनर को स्टप्पे से हटाना है मैं स्पिन मारूँ, मैं स्वीप शॉट मारूँ। कोई कहता नहीं यार मैं एक छक्का चौका मारता हूँ, सामने वाले फील्डर भेज देता हूँ पीछे, उसके बाद मेरा गेम खुल जाएगा। अभी वो गेम नहीं खोल पा रहे, बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आप अगर इतना गेंद को रोकेंगे, अगर स्पिनर के ऊपर दबाव ही नहीं डालेंगे तो वो तो एक ही जगह डालता रहेगा। अगर आप वीरेंद्र सहवाग को देखेंगे बैटिंग करते हुए, किस स्पिनर की हिम्मत थी लगातार वो ऊपर बॉलिंग कर दे या मिड ऑफ को ऊपर रख ले। सब डरते थे ना बॉलिंग करते हुए, और स्पिनर जब डरेगा तभी गलती करेगा। जी बिल्कुल, स्पिनर जब डरेगा तब गलती करेगा, नहीं तो गलती करने का मतलब ही नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन बाकी जो चीज़ें हो रही है, आप गौतम गंभीर की चीज़ों को मतलब यहाँ पे जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो सिर्फ कोच की गलती नहीं होती है या कप्तान की गलती नहीं है, लेकिन बहुत सारे दिग्गज क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट्स को आप सुनोगे ना तो वो गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में, जो उनकी प्लानिंग है उनको लेकर लगातार क्रिटिसिज्म हो रही है उनकी। फेवरेटिज्म वाली बात मैंने आपको बताई कि वो एक आरोप लगता है कि वो कुछ प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा बैक करते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हो रही है कि उनके डिसीजंस, जैसे पिछले मैच में 4 स्पिनर को लेके चले गए वो खेलने के लिए, उसको लेके भी क्रिटिसिज्म हो रही है, पिच को लेके क्रिटिसिज्म हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये इतना ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है उसका कुछ इम्पैक्ट भी गौतम गंभीर पे होता होगा, या मतलब वो जो है उनके डिसीजन पे कुछ इम्पैक्ट डालता होगा, क्योंकि बहुत दिग्गज क्रिकेटर्स उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? लेकिन मैं इसी बात थोड़ी देर पहले जो आपने बात करी थी मैं उसको लेके जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ना क्रिटिसाइज़ करते हैं कोच को। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे राहुल भाई के पीछे पड़े, कुछ भी गलत हो जाए मैच में तो सीधा हम कोच को पकड़ के आते हैं। कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ओनरशिप लेनी पड़ेगी इस चीज़ की कि अगर मैच अच्छा नहीं गया है और उस मैच में खेल रहे हैं तो बेटर कर सकते थे, 100% बेटर कर सकते थे। गौतम ने खुद तो जाके बैटिंग करनी नहीं है, किसी और ने बैटिंग नहीं करनी है। अगर आप स्पिन खेलने की बात करते हैं, मुझे लगता है गौतम ने बहुत रन बनाए स्पिन के खिलाफ। इस टीम में जो असिस्टेंट कोच हैं कोटक जी, वो बहुत स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेलते थे। उनका फर्स्ट क्लास कैरियर बहुत लंबा है, काफ़ी लंबा है, बहुत रन बनाए, उनको आउट करना बहुत मुश्किल काम था। अगर वो नहीं समझा पाएंगे तो कौन समझाएगा? ये तो ये बात होगी ना कि आप कहीं ना कहीं जिनके हाथ में परफॉर्मेंस थी, अगर वो नहीं कर पाए हैं तो उनको आप साइडलाइन करके आप किसी और पे जिम्मेवारी डाल रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसे नहीं हुआ है। गौतम ने किसी का बैट तो नहीं छीना, या इंडियन टीम मैनेजमेंट ने किसी का बैट नहीं छीना, किसी का बॉल नहीं छीना। जब आपके हाथ में बैट होता है तो आप अपने दिल की करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है कि आप और बेटर कैसे करते हैं आप वो करते हैं। किसी बॉलर को आप ये नहीं करते नहीं तूने फुल टॉस क्यों डाली, उसको जो लग रहा था उस टाइम गेम के हिसाब से वो वही करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस उसी ने देनी है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि अगला टेस्ट मैच जीत जाएगी ना तो जो 100 रन बनाएगा, जो 3-4 विकेट लेगा ना, वो हीरो सिर्फ वही है। फिर उस दिन आप टीम की बात नहीं करते, उस दिन आप ये नहीं कहते हो कि भाई इसको गौतम गंभीर ने बनाया। अगर आप पिछले 1 साल के अंदर बैट्समैन की आप एवरेज उठा के देखोगे तो कौन से बैट्समैन की आपकी एवरेज कम दिखती है? किसी बैट्समैन की आपको 40 से कम की एवरेज नहीं मिलेगी। लेकिन वो एक पैमाना नहीं हो सकता ना, क्योंकि एज ए यूनिट अगर आप अच्छा नहीं खेल पाए। आई टोटली एग्री विद यू। वही मैं कह रहा हूँ कि इनको जो एज ए कोच गौतम की भी जिम्मेवारी बनती है कि आपको ये तरीका ढूंढना होगा जो बार बार कोलैप्स हो रहा हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट बैटर्स हैं, चाहे कोई भी खेल रहा हो उसमें। अब खैर वापस लौटते हैं आपके करियर पे।
डोमेस्टिक करियर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आईपीएल, जिसमें बहुत इंटरेस्ट है लोगों का जानने का जो रहता है, क्योंकि आपने करियर की शुरुआत की थी डेक्कन चार्जर्स से 2009। उस टाइम पे एडम गिलक्रिस्ट कैप्टन हुआ करते थे आपकी टीम के, और उसके बाद फिर आप आए पंजाब किंग्स पंजाब 11 किंग्स, पंजाब हुआ करते थे। yes. उस टाइम पे युवराज सिंह आपके कैप्टन थे। फिर आप केकेआर में गंभीर के अंदर खेले, फिर उसके बाद विराट कोहली कैप्टन थे जब आप आरसीबी गए थे। तो मतलब 4 ऐसे कैप्टन्स के अंदर आपने खेला हुआ है जो अपनी फील्ड में मतलब महान क्रिकेटर्स की जब गिनती होती है तो उसमें से चारों में एज ए कैप्टन आपको सबसे बेहतर कौन लगे, और मतलब बेहतर किन के साथ आपको लगा कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ये कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर कैप्टन का ना एक अलग तरीका होता है गेम को खेलने का, गेम को समझने का। अगर आप एडम गिलक्रिस्ट के साथ मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी साउथ अफ्रीका लेके नहीं गए थे उस साथ डेक्कन चार्जर्स में। उसके बाद यूवी भाई ने मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट कराया आईपीएल में। एक बीसीसीआई की ट्रॉफी होती थी, वहाँ पे मैंने सेंचुरी बनाई है, तो उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि मैं उस साल पहले आईपीएल खेला नहीं था कि भाई आईपीएल के लिए रेडी हो जाए, एक बार ट्रायल के लिए जाना पड़ेगा, बट हम देख रहे हैं तेरे को, हमें विकेट कीपर बैटर चाहिए। एंड जस्ट सीज़न से पहले यूवी भाई ने उस सीज़न में कैप्टनसी नहीं करी, बट वो टीम में हमेशा लीडर की तरह ही थे। उनका समझाने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है, किस तरीके से आप गेम को देखते हैं, वो बड़े भाई की तरह रहते हैं हमेशा। देन गौतम इज़ मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट है कैप्टनसी के मामले में, गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि किस तरीके से गेम चलाना है, क्या नहीं चलाना। आपने इसी पॉडकास्ट में पहले भी कहा था कि बैक करने के लिए गौतम अपने प्लेयर्स को बहुत बैक करता है। विराट के साथ वो अलग है, वो बंदा ही अलग है। जब आप उसको देखते हो, जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो मुझे लगता है वो कैसे मैनेज करता है यार इन सब चीज़ों को, मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप ये बताइए जरा। लाइफ बचती क्या है, मतलब आप कहीं जा नहीं सकते हो, कहीं आ नहीं सकते हो, एंड हर टाइम उन एक्सपेक्टेशन ग्राउंड में उतरना बहुत मुश्किल काम है। कि मतलब आप जब भी ग्राउंड में उतर रहे हैं, आपको ऊपर से आरसीबी की फ़ैन फॉलोइंग टॉप पे है, तो आपको हर किसी को लगता है कि यार हर मैच जीतना ज़रूरी है, हर मैच में विराट को रन बनाने बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम में अगर आप एक टीम भी देखते हैं ना, अगर बैटिंग में देखते हैं, तो जब मैं आरसीबी में गया था तो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये 3 तो हमारे पास पिलर थे, लेकिन उसके बाद वो बैटिंग में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिखता नहीं था। इसी वजह से कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम स्ट्रगल भी कर रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए लीडर जितनी अच्छी टीम उसको मिलनी चाहिए थी, या ऑक्शन में जितना और बेटर कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उस टाइम के अंदर आरसीबी की टीम स्ट्रगल कर रही थी। और किंग्स 11 पंजाब, मतलब जो आपके टाइम पे थी, पंजाब किंग्स की अगर बात कर लें, वो टीम अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। पिछला सीज़न ज़रूर अच्छा रहा था उनका, बट अनलकी रहे। वहाँ आपको क्या लगता है कि पहले में और अब में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहे हैं कि ये फ्रेंचाइज क्या कर रही है और क्या और बेहतर कर सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपने कई लोगों से सुना होगा कि कहते हैं ना कि आईपीएल के अंदर जितनी अच्छी टीम वो पेपर पे बनती है ना, ज़रूरी नहीं है वो ग्राउंड पे भी उतना अच्छा खेले। जिस साल की आप बात कर रहे हैं 2010, जब आप टीम का स्कोरशीट उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या टीम थी, कौन कौन नहीं था उस टीम में। महिला जयवर्धने, शॉन मार्श, संगाकारा, युवराज सिंह, यूवी भाई, हाँ। इरफान पठान, पीयूष चावला, श्रीशांत, टू नेम इट, कौन नहीं था उस टीम के अंदर। मतलब क्या ज़बरदस्त टीम थी, लेकिन उस सीज़न में टीम का कभी वो माहौल बन ही नहीं पाया। हम बहुत सारे मैचेस हारे थे और आई थिंक पॉइंट टेबल में सबसे लास्ट फिनिश करे थे। उसी सीज़न मुझे एक याद है कि हम लोग आरसीबी से मैच खेल रहे थे बैंगलोर के अंदर ही, और हमने कोई 200 रन बनाए होंगे और वन साइड चेज़ हो गए थे। वन साइड मतलब हमें ऐसा लगा था कि यार 20 ओवर गेम भी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इतनी आसानी से वो गेम चेंज हुआ और हमें लगा कि यार कि हुआ क्या है, इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी ऐसे आप आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिफरेंट थी। लेकिन पिछले साल जो मुझे अच्छी चीज़ लगी ना, कि वो डोमेस्टिक प्लेयर्स पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस पूरी टीम को पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस को देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे बहुत सालों तक कहीं ना कहीं ऐसा था कि 5-6 प्लेयर्स जो टॉप के हैं, चाहे वो इंडियन इंटरनेशनल हैं या फॉरेन इंटरनेशनल हैं, वही कुछ करेंगे तो टीम में कुछ होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अब पिछले सीज़न में आप प्रियांश आर्या को देखिए, प्रभ सिमरन को देखिए, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन देखिए, निखिल वडेरा को देखिए। ये तो मैं 3 का ही नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप पिछले सीज़न की इनकी विक्ट्री को देखते हैं या पिछले सीज़न की कमाल चीज़ को देखते हैं, वो ये रहा कि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को कितना भरोसा दिया गया और उनसे कितनी बढ़िया तरीके से काम भी निकलवाया गया। तो फिर यहाँ पे तो से जो है वो कोच का ही आ जाता है ना, नाम तो रिकी पॉन्टिंग का ही हो रहा था, नाम श्रेयस अय्यर का आप ही प्लेयर हो ने किया रहा था। बिल्कुल। तो दोनों चीज़ें हैं, वो कोच का और प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप, मैं कहता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरीके से काम किया, अच्छा काम किया, तभी वो प्लेयर्स निकले भी हैं।
लेकिन वो प्लेयर्स ने अच्छा काम किया तभी रिकी पॉन्टिंग का भी नाम होगा। तो दोनों ही चीज़ें कॉमन है। बिल्कुल, तो क्योंकि अब ये जो आपने प्लेयर्स वाली बात की कि बड़े नाम हो जाने से आपको ये गारंटी नहीं मिलती है कि आप जीत पाते हो। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपको एक मतलब ऐसी श्योरिटी ऑलमोस्ट दे देते हैं कि हाँ, मैं किसी भी सिचुएशन में आपको मैच निकाल के दे सकता हूँ। वैसे ही एक प्लेयर है आंद्रे रसल, आपने देखा हुआ है, इतनी क्लोज़ली उनको देखा है। उनको केकेआर ने रिलीज़ कर दिया, आपको क्या लगता है गलत डिसीजन है क्या ये? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर की जब टीम को आप देखते हैं ना, और केकेआर जब 8th पे आती है, मतलब अगर 8th या 9th पोजीशन थी पिछले सीज़न में आईपीएल में, और कहीं भी वो ऐसा नहीं लगा कि यार क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरीके से वो एक, तो आपको चेंजेस एक्सपेक्टेड होते हैं। और ऊपर से अगर आप देखेंगे कोचिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल ही चेंज हुआ है। अभिषेक नायर अब हेड कोच बने हैं, बहुत सालों से असिस्टेंट कोच थे। शेन वॉटसन इस टीम में आए हैं, टीम साउदी इस टीम में आए हैं। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि अभिषेक नायर के पास ये मौका होना चाहिए, वो अपनी टीम बिल्ड कर सके, कि वो किस तरीके से अपनी टीम बना सकता है। उसके लिए टीम की सोच रही है कि यार जितना पर्स हो सकता है उतना बड़ा पर्स लेके जाते हैं ऑक्शन में। फिर देखते हैं कौन-कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि कौन सा प्लेयर मार्केट में आने वाला है। कौन सी टीम किस प्लेयर को छोड़ेगी। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑक्शन में किस तरीके से वो प्लेयर्स के लिए जाते हैं। आंद्रे रसल अभी भी वापस ऑक्शन में ले सकते हैं। बट रसल की अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है जो लेगेसी अगर वो नहीं भी आए, जो लेगेसी छोड़ के जाएँगे केकेआर में, वो बहुत कमाल की है। उनको रिप्लेस करना इतना आसान रहेगा नहीं। लेकिन क्योंकि जिस प्लेयर की बात हो रही है, कैमरन ग्रीन की बात हो रही है, और उसको लेके जो आपने अभिषेक नायर का नाम लिया, बहुत सवाल फैंस की तरफ से सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं। कुछ ऐसी मैसेज आई हैं कुछ एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी कि जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अभिषेक नायर का ये कॉल था उनको, मतलब आंद्रे रसल को छोड़ने का। लेकिन आप उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, जो नाम सामने आ रहा है, वो कैमरन ग्रीन का आ रहा है। आप क्या इत्तेफाक रखते हो कि कैमरन ग्रीन जो है वो आंद्रे रसल को रिप्लेस कर सकते हैं केकेआर में? अगर आप कोच होते तो ये डिसीजन मतलब देखिए, वहाँ पे मुझे ऐसा क्या लगता है कि डिसीजन? आंद्रे रसल को तो रिप्लेस करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। वैसी क्वालिटी तो कभी आपको मिलने ही नहीं वाली। लेकिन अगर आप ग्रीन को देखते हैं तो ग्रीन ज़्यादातर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, और आप रसल को देखते हैं तो रसल बहुत नीचे आके बैटिंग करते हैं और वहाँ से गेम चेंज करते हैं। दोनों का जो गेम है वो बिल्कुल अलग है। टीम के अंदर जो रोल है वो भी बिल्कुल अलग रहता है। और देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब आपका पिछला सीज़न इतना अच्छा नहीं गया हो ना, और आपके नए कोच आए हों, तो उनको मौका भी देना चाहिए कि आप अपनी टीम बिल्ड कर सकें। किस तरीके से आप क्रिकेट देख रहे हैं। और अभिषेक नायर पिछले 6-7 साल से टीम के साथ हैं, तो उन्होंने भी देखा भी होगा कि भैया मैं कैसे टीम बिल्ड कर सकता हूँ, कौन-कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कैम ग्रीन आते ही आग लगा दें मार्केट में यार, आते ही रन बना दें, आपको मैचेस जिता दें, सब भूल जाएँगे। लेकिन मुझे लगता है रसल जो काम करके गए हैं इस टीम के लिए इतने सालों से, 2 बार चैंपियन बने हैं, कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन चेन्नई की टीम ने मतीशा पत्रियाना को जाने दिया है, जो एक एक्स फैक्टर अभी भी माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो कंपैरिजन है वो कहीं न कहीं लसित मलिंगा से किया जाता है और वो सारी चीज़ें। तो आपको ये कॉल कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पतिराना के पिछले, अगर आप 1 या 2 सीज़न देते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी, उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। और अगर आप देखते हैं कि थोड़ा-सा जो सुनने में भी आता है, वो एक्शन का थोड़ा-सा इश्यू है कि जितना कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा, जैसे ही वो श्रीलंका के लिए खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा उनके साथ एक्शन में थोड़ा-सा सुधारने की कोशिश तो सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं। और वो स्ट्रगल आपको लास्ट ईयर आईपीएल में भी दिखा। इसी वजह से सीएसके ने भी स्ट्रगल किया। सीएसके ने जो एक बैटिंग करते हुए पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाया, और डेथ ओवर्स में आखिरी में रन्स रोक ही नहीं पाए। जैसे कि मैं केकेआर के लिए भी कह रहा था, कई बार क्या होता है जब आप एज़ ए सीएसके फैन या जो भी टीम कल्चर होता है, आप जब पॉइंट्स टेबल में इतनी नीचे फिनिश करते हैं ना, तो आप वो बड़े चेंजेस आप करते हैं। आप देखते हैं यार इस टीम के साथ बात नहीं बन पा रही है, चल क्या पता हो मुझे ये प्लेयर मिल जाए। अब उनके पास एलिस है, और एलिस जितनी बढ़िया फॉर्म में, आप एलिस को खिलाएँगे, आप क्यों खिलाएँगे पतिराना को? और कोई भी टीम 2 फॉरेन फास्ट बॉलर नहीं खेलेगी। जी, बिल्कुल, कोई भी टीम इस तरीके की, क्योंकि एक जो कोर होती है बॉलिंग में, और एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए होता है, जो प्लेयर आप सबसे ज़्यादा भरोसा जता सके कि लास्ट के जो 2 ओवर्स जो आपने बताया कि क्रूशियल जैसे हो जाते थे धोनी एक के और भी साथ। चीज़ है ना, जब आपके पास एलिस है और इतने कमाल के आपके पास इन्फॉर्म बॉलर हैं, तो आप पतिराना को 12-13 करोड़ में लेके बाहर तो नहीं बिठाएँगे। उसका पॉइंट क्या है आपके पास? इससे बेटर है आप रिलीज़ करके देख लीजिए, हो सकता है बाकी टीम्स इतना ट्रस्ट ना करें और आपको सस्ते में मिल जाएँ। क्योंकि अब वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके दिमाग में कहीं न कहीं वो एक बैकअप बॉलर थे, ना कि एक फ्रंट लाइन बॉलर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कोई ज़रूरी नहीं है कि इन टीम्स ने, जैसे अगर आप सीएसके की बात करते हैं कि पतिराना को रिलीज़ कर दिया है, या आप केकेआर ने को देखते हैं रसल को रिलीज़ कर दिया, कि वो बायबैक नहीं करेंगे। हो सकता है ऑक्शन में इन्हीं प्लेयर्स को वापस लें। जी, बिल्कुल। एक और प्लेयर जो हैं काफ़ी चर्चा में रहे हैं ट्रेड के दौरान, मोहम्मद शमी। हमारे हीरो रहे थे उस वर्ल्ड कप में, और वर्ल्ड कप खत्म होते ही ना वो सीन से गायब हो गए ऑलमोस्ट। इंजरी रही, इंजरी ने उनके करियर को काफ़ी मतलब परेशान किया है उनको लगातार। आप क्या लग रहे हैं कि उनके साथ थोड़ा-सा अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है? क्योंकि मोहम्मद शमी उसके बाद से उनको
ज़्यादा मौके ही नहीं मिले। कुछ स्टेटमेंट्स भी उनके आए हैं जिसमें वो नाराज़ नज़र आए हैं, उन्होंने सवाल भी उठाए हैं कि अब मुझे क्या करना होगा। आपको क्या लगता है कि एज अ प्लेयर मतलब उनको कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इंजरी आपने भी अपने करियर में बहुत। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब शमी को इंजरी हुई ना, वो इंजरी बहुत लंबी चली गई, और जब आप वो इंटरनेशनल क्रिकेट से लगभग 1.5 साल दूर हो जाते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है आपको वो रिकवर होने में। आप फिजिकली तो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी है कि नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी वापस खेला, और चैंपियंस ट्रॉफी आती जीती भी है, ऐसे नहीं कि जीती नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी देखी, उसमें अच्छा, लेकिन अब बात ये है कि वो क्या वो उतने ही रिदम में है, क्योंकि सेलेक्टर्स उनको बार बार देख, जो सुनने में आ रहा है, सेलेक्टर्स उनको बार बार देखने जा रहे हैं कि भाई किस रिदम के अंदर शमी बॉलिंग कर रहा है। कि शमी जैसा बॉलर है नहीं, मतलब अगर वो अपने पूरे रिदम में है तो मुझे लगता है वो किसी भी पिच पे, मैं कह रहा हूँ किसी भी पिच पे क्या कमाल बॉलिंग करता है। और उसके जो नंबर्स हैं या जो बड़े मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो कमाल हैं। वो मतलब लगभग जसप्रीत बुमराह जैसे मिलेंगे आपको। तो क्योंकि यही जो मतलब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि, और लोग भी ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो अभी जैसे बात की कि आप बैक करने वाली जो बात होती है प्लेयर्स को, शमी को आपने तो मतलब मौके नहीं दिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि हमारी फिटनेस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि फिटनेस नहीं है उस तरीके का, या रिदम पे सवाल उठा रहे हैं। भाई मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसमें मैं इतने लगातार स्पिल डाल रहा हूँ, 8-8 ओवर की स्पिल मतलब एक बार में डाल रहा हूँ, और एक मैच में जो है 20-20, 30-30 ओवर बॉलिंग कर ले रहा हूँ। तो आपको और क्या मेरे से चाहिए? तो एज ए मतलब एक टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास जो बॉलिंग यूनिट है, अभी जो बॉलिंग यूनिट चल रही है कि जसप्रीत बुमराह होते हैं, और जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना होता है तो आपको उनको रेस्ट देना होता है। फिर मोहम्मद सिराज हैं, और उसके बाद नाम आता है हर्षित राणा का। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कभी मोहम्मद शमी को भी इस स्क्वाड में मौका दिया जाना चाहिए, देखना चाहिए एटलीस्ट 2 टेस्ट मैच देकर कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शमी की परफॉर्मेंस पे तो कभी डाउट करना ही नहीं चाहिए। जो बड़े मैचेस में अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, मतलब वो एक्चुअल में मतलब लेगेसी है उसके बंदे की, यार क्या बॉलिंग करता है। लेकिन बात वही होती है कि सिलेक्टर्स ही बार बार उनको मैचेस में देखने जा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, किस रिदम में बॉलिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप 20 ओवर डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि 20 ओवर में कैसे डाल रहे हैं। विकेट्स उनके नाम है, 100% उनके नाम है। लेकिन बात ये भी होती है ना कि अभी 2 होम टेस्ट मैचेस हैं आपके। इसमें अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, सिराज, पिछले कई सालों से जब भी दोनों फास्ट बॉलर खेल रहे हैं आपके लिए अच्छा ही है। तीसरा फास्ट बॉलर इस टाइम टीम के अंदर है आकाशदीप। इंग्लैंड सीरीज़ में उन्होंने कमाल किया था, तो वो अपनी टीम में कम बैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन 3 लोगों ने अपनी जगह बना रखी है, और वो पक्की है। उसके जब आप घर पे खेल रहे थे तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आप स्पिनर्स ज़्यादा लेके जाएँ, कि स्पिनर्स की डोमिनेट करेंगे यहाँ पे, पिचेस जैसी मिलने वाली हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं चाहिए होता। यही सीरीज़ कोई बाहर की होती है, तब बात आएगी कि शमी सेलेक्ट हुए हैं कि नहीं। तो कुछ प्लेयर्स जो है मतलब जैसे शमी की हमने बात की, और कुछ प्लेयर्स को लेके आप भी देखते हैं, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी आपको भी पता चल रहा होगा कि कुछ प्लेयर्स को लेके काफ़ी सवाल उठते हैं कि इनको क्यों नहीं लाया जा रहा है। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, सरफराज। उन्होंने एक ठीक है कि एक सीरीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, अगली सीरीज़ में उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बाद से वो पूरा गायब ही हो गए हैं। तो ऐसे में एक जो क्योंकि युवा क्रिकेटर हैं वो, तो एक प्लेयर पे कितना इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़ कि जब मतलब आप ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे हो और आप टीम में नहीं आ रहे हो, तो उसके पीछे आपको क्या लग रहा है कि सरफराज के लिए क्या रीज़न है? यहाँ पे फिर वही, क्योंकि सवाल गौतम गंभीर पे ही उठते हैं कि गौतम गंभीर को अगर सरफराज पसंद नहीं है तो वो टीम में नहीं आने देंगे। 5 सेलेक्टर्स भी तो हैं यार, गौतम अकेला सेलेक्टर तो नहीं है, और ना ही वो सिलेक्शन का कोई काम है। यही तो आप बताइए कि इसमें कोच का कितना सही होता है जब कोई टीम सेलेक्शन कोचेज़ होता है, अपना या फिर फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कि हाँ भाई, ये प्लेयर मुझे अच्छा दिख रहा है, या जिस तरीके से जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में खेलना चाहता हूँ, ये प्लेयर फिट होते हैं, ये प्लेयर नहीं फिट होते हैं। लेकिन असली काम तो सिलेक्टर्स का ही है। फिटनेस की जब बात आती है सरफराज को लेके, मुझे फिटनेस कभी भी नहीं लगा कि फिटनेस का कोई इशू है। बिल्कुल फिटनेस, जब वो इतने रन बना रहा है तो फिटनेस का तो कभी इशू है ही नहीं। और मतलब मुझे लगता है कि बीच में एक फोटो भी देख रहा था, वेट लॉस कर लिया बहुत, काफ़ी ज़्यादा। अगर वो उसी वेट के साथ अगर 150 रन बनाता है तो इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि 150 रन बनाए। एज ए बैटर आप क्या चाहते हैं कि सरफराज 150 रन बनाए या सरफराज 70 किलो का हो? मुझे लगता है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि सरफराज किस तरीके से बैटिंग करता है और कितने रन्स बनाता है। बात यह है कि वो जिस तरीके से क्रिकेट देख रहे हैं, सेलेक्टर्स, जो कोच भी हैं, कैप्टन भी हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई कौन से प्लेयर यहाँ पे फिट होते हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि सरफराज कौन से नंबर बैटिंग करते हैं, 5-6 पे जगह कहाँ है बताओ? नहीं तो आप अगर शुभमन गिल जैसे जा रहे हैं, शुभमन गिल भी 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं, 4 नंबर पे, अगर 4 नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं, आप 4 नंबर पे सरफराज को मौका दे सकते हो। तो शुभमन गिल कहाँ जाएगा? शुभमन गिल इंजर्ड है ना, मैं वहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। bowling अगर team अगले बनी मैच हुई की, मैं एक मैच की बात कर रहा हूँ कि आपके पास, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो या इंग्लैंड में खेल रहे हो कि आपको प्लेयर्स को बुलाने में टाइम लगेगा।
गैप है आपको मैचेस के बीच में, क्योंकि 3 ही दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। आप यहाँ पे सरफराज, मैं सिर्फ सरफराज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, करुण नायर को आपने एक टेस्ट सीरीज में मौका दिया, वो ठीक है कि उसमें नहीं चले, आपने बैक किया, लेकिन उनको एक और मौका तो दिया जा सकता है, इंडियन सॉइल तो मौका दिया जा सकता है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अब मैंने कहा ना कि जैसे कोच की अगर तारीफ होती है तो उन पर सवाल भी उठते हैं, तो देखिए, यहाँ मैं पे ये कह आपको रहा क्या हूँ कि लगता है? पहले जो आपकी टीम है, पहले तो आप उनको खिलाएंगे ना। जब ये टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ था, तो इस टेस्ट स्क्वाड के हिस्सा कौन कौन है? अभी जो पिछले मैच में जो नहीं खेले, साई सुदर्शन, देवदत्त पाडिक्कल, नीतीश रेड्डी, तो पहले तो आप उनको खिलाएंगे, या फिर उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था आपको। तो जो अगर कोई इंजरी होती है या आपको लगता है इस मैच के अंदर आपको एक्स्ट्रा बैटर खिलाना है, तो जो स्क्वाड में ऑलरेडी लोग हैं, पहले वो आएंगे, पहले वो फिट होंगे, पहले उनका जगह में पूरी जगह बनेगी, क्योंकि बहुत टाइम से वो बैठे हुए हैं वहाँ पर, उसके बाद कोई चेंजेस होंगे। जी, बिल्कुल। अब क्योंकि बात यहाँ पे 2013 के अराउंड भी आप कुछ दिन के लिए इंजर्ड हुए थे। देखिए, इंजरीज तो पार्ट एंड पार्सल तो है। जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, फिर जब वो वापस टीम में आते हैं, तो वो फिर उनका माइंडसेट किस तरीके से होता है, वो किस तरीके का बर्डन लेके आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक क्रिकेट से दूर होते हैं। जैसे आपकी घुटने की इंजरी थी, तो आपको ये भी कहा गया हो कि इसका थोड़ा सा प्रिकॉशन, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलना होगा। तो ये जो चीज़ें होती है, ये प्लेयर्स को कितना इम्पैक्ट करती है, और वो क्या अपना 100% दे पाते हैं जल्दी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिहैब अच्छे से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और बहुत पेनफुल होता है, बहुत बोरिंग होता है। मतलब कोई आपके साथ नहीं होता, आपको अकेले वो सारा काम करना पड़ता है। मतलब आप देख रहे होते यार, सारी दुनिया रन बना रही है, सारी दुनिया विकेट्स ले रही है, और आप एक ऐसे रास्ते पे निकले हो जहाँ पे वो पता नहीं कब रास्ता ख़त्म होगा, कब आप पूरे ठीक हो पाओगे भी नहीं हो पाओगे, यू नेवर नो। बट आजकल जिस तरीके से फैसिलिटीज़ हैं हमारी बीसीसीआई के अंदर, वो अलग लेवल की हैं। कि मेरी सर्जरी हुई थी और तब उस टाइम पे वैसा कुछ नहीं था, बट आई वॉज़ वेरी लकी कि मेरे को एक अच्छे पीजी मिले थे, एक अच्छे सर्जन मिले थे जिन्होंने मेरा काम अच्छे तरीके से कर दिया। बट उस टाइम में 1 साल में ACL मेरी सर्जरी हुई थी, लगभग मुझे 11 महीने लगे थे। एंड 11 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, जब आप एक काम जो बचपन से करते हुए आए हो, सुबह शाम करते हुए आए हो, वो काम आप 11 महीने तक नहीं करते, तो मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत बोरिंग हो जाता है और डिसअपॉइंटिंग होता है। बिल्कुल। और मैं तो ऐसे मौके पे तारीफ़ करना चाहूँगा ऋषभ पंत की, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक करी है और जिस स्टेज पे कम बैक करी है। कि मेरी तो सिर्फ ACL की सर्जरी थी, उनकी तो घुटने में कह रहे थे कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें वो टूटी हुई एक्सीडेंट थी, जो और होता उसके है बाद वो कम बैक करना एज ए विकेट कीपर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल। और मैं ये इंजरी की बात इसलिए पूछ रहा था क्योंकि शमी की इंजरी की आपने बात की, जो आप कह रहे थे कि वो बहुत बोरिंग होता है, बहुत इंतज़ार करना होता है, आप देखते रहते हो कि सामने वाले जो हैं वो विकेट्स लेते चले जा रहे हैं या रन्स बनाते चले जा रहे हैं। बुमराह भी इंजर्ड हुए थे, बुमराह भी काफ़ी टाइम तक बाहर रहे थे। तो अभी मतलब जो सिचुएशन है शमी, आपको क्या लगता है कि उन्हें और क्या करना होगा कि वो टीम में वापस आ सकते हैं, या आपको लग रहा है कि शमी का करियर जो है वो ख़त्म हो चुका है? खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे लगता है ना तो ये बात शमी सोच रहा होगा, ना ही कोई सेलेक्टर सोच रहा होगा। आई थिंक एज ए सेलेक्टर्स वो सब ये देखना चाह रहे होंगे कि शमी किस रिदम में बॉलिंग कर रहा है। शमी जो अभी तक कर रहा है उसको वही कंटिन्यू करना चाहिए, जितनी विकेट्स ले रहा है उसी तरीके से बॉलिंग करता रहेगा, तो मुझे लग रहा है जल्दी टीम में वापस आएगा। खत्म का तो कोई चांस ही नहीं, ही इज़ अ फाइटर। बिल्कुल। अब आप पे फिर से वापस आते हैं कुछ आखिरी के कुछ मिनट्स। आप डोमेस्टिक क्रिकेट आपने बहुत जगह से खेला, आपका करियर हरियाणा से जैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि आपका जन्म भी वहीं हुआ था, हिसार से आप रहे। फिर उसके बाद आप जो है हिमाचल के लिए भी क्रिकेट खेले, आप जम्मू की टीम के लिए कुछ दिन मतलब कुछ टाइम रहे थे, और फिर उसके बाद गोवा के लिए भी आप रहे थे वहाँ के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट जो है आजकल आपको क्या लग रहा है कि जो पहले जितने क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट को लेके रहते थे, रणजी ट्रॉफी खेलने आया करते थे, अब BCCI की गाइडलाइन थोड़ी सख्त हुई है, बट अभी भी आपको क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक खेलने से बच रहे हैं? क्या ये वजह है कि हम लोग स्पिन जो है वो ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं? पहले हमारे प्लेयर्स जो है वो रणजी ट्रॉफी खेला करते थे, इसलिए हमारे दोनों को फ़ायदा होता था। जो डोमेस्टिक प्लेयर्स होते थे उनको भी फ़ायदा होता था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेल रहे हैं, और जो इंटरनेशनल क्रिकेटर होते थे वो हमारे स्पिनर्स को खेलते थे, जो हमारे घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अभी हमारी हालत है टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरीके की हालत है, हमारे प्लेयर्स को डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा, जो टेस्ट खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको डोमेस्टिक की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट पे और ध्यान देना चाहिए, ताकि स्पिन खेलने की जो क्षमता है वो बेहतर हो सके और हमारे पास अगली पीढ़ी के जो नेक्स्ट जनरेशन के जो स्पिनर्स हैं वो भी तैयार हो सके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर प्लेयर के लिए ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना, क्योंकि वो उसी दौर से निकले, वहीं से जाके तो एक लेगेसी की तरफ गए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं। तो बहुत ज़रूरी रहता है अपने स्टेट को सर्व करना, कि आप वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जा रहे हैं और उसको भी सीरियसली खेल रहे हैं। अब जो दिक्कत ये आती है कि टाइम बहुत कम है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, तो कई बार एज ए प्लेयर आपको टाइम नहीं मिल पाता।
अगर मैं बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे मिलेंगे जो दिल्ली में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे। 2 या 3 दिन के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई खेल रहे थे। फिर वो ऑस्ट्रेलिया में टी20 खेल रहे थे और आते ही वो 3 या 4 दिन के बाद ये कोलकाता में टेस्ट मैच खेल रहे थे। तो वो टाइम आपके पास मिलता नहीं है। ये एडजस्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट पिचेज़ हो जाती हैं, डिफरेंट फॉर्मेट हो जाता है। तो किसी भी प्लेयर के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। उसके बाद अभी जैसे ही ब्रेक आएगा तो ये लोग फिर कोई ना कोई, अभी साउथ अफ्रीका के वनडे शुरू हो जाएंगे, टी20 शुरू हो जाएंगे। उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरे को लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 दिन का ब्रेक है। वहाँ पे कौन सी क्रिकेट हो रही है? फिर आप जब लगातार 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकली मेंटली आपको ब्रेक चाहिए होता है। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि शायद हो सकता है कि विराट और रोहित दोनों के दोनों विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलेंगे। तो उन टीम्स के लिए कितनी बड़ी बात है ना यार, कि जिन लोगों को आप टीवी में छक्के मारते हुए देख रहे हैं, ऐसे रन्स बनाते हुए देख रहे हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ से मैच जिता रहे हैं लोग, और वही फिर आपके साथ खेल रहे हैं, आपके अगेंस्ट में खेल रहे हैं, तो क्रिकेट इंप्रूव होती है। क्रिकेट इम्प्रूव होती है, लेकिन क्रिकेट इम्प्रूव होने के साथ साथ आपने जो जिन 2 प्लेयर्स का नाम लिया, उन प्लेयर्स की जो क्रिकेट की जब बात आती है ना, तो कुछ ऐसे भी सवाल उठते हैं कि क्या इनका करियर ढलान पे है। फिर ये जवाब देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, सेंचुरी लगाते हैं, एक और बेहतरीन इनिंग खेल के आते हैं। अब ऐसे सवाल अभी भी उठ रहे हैं दोनों को लेके कि क्या 2027 का वर्ल्ड कप ये प्लेयर्स खेल पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कि पहले तो ये बताओ, ये सवाल उठाता कौन है? बहुत लोग आपके मतलब जो क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स में भी जो है ना, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हो, एक फॉर्मेट में भी ज़्यादा मैचेज आपके हैं नहीं, आप अपनी फिटनेस बना के रखोगे या नहीं रखोगे। तो ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये सवाल उठने भी चाहिए, या अगर उठ रहे हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि दोनों प्लेयर्स जो हैं तब तक के लिए रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है यार। अगर आप देखोगे दोनों को पता है कि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और उनका भी तो गोल रहेगा ना यार कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर कैरियर फिनिश भी करना है तो वर्ल्ड कप जीतना है, और जीतना है तो उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। कितने सालों से लगातार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कभी भी ये 2 प्लेयर ऐसे हैं इनके ऊपर तो हमें डाउट करना ही नहीं चाहिए कि ये अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप मतलब कंट्री के लिए खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। और देखिए क्रिकेट कहानी है, अभी आप वनडेज़ खेलेंगे साउथ अफ्रीका, फिर आप विजय हज़ारे ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडेज़ खेलेंगे, उसके बाद आप आईपीएल खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, फिर कोई ना कोई टीम आपको वनडेज़ खेल रहे हो। तो ऐसे नहीं कि क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट बहुत क्रिकेट है। आप 2 महीने आईपीएल खेलते हो तो वाइट बॉल ही तो खेल रहे हो। हाँ, फॉर्मेट का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। इन दोनों लोगों को पता है, मतलब ऑलमोस्ट ये आईपीएल खत्म होने का 3-4 महीने क्रिकेट से बाहर थे। उसके बाद भी जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए हैं, दोनों ने करके दिखाया ना। और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, 100% एक्सपीरियंस चाहिए। तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इनको लेके जाना चाहिए, या सिर्फ फिर एक्सपीरियंस नहीं, रन्स है दोनों के, रन्स के रन्स बना के जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मुझे लग रहा है इस चीज़ में सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ भी खेल रहे हैं अच्छा खेल रहे हैं। मतलब आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में, मतलब अगर आप दोनों टीमों में देखते हैं, दोनों ही टीमों में कोई भी बैट्समैन आपको ऐसे नहीं लग रहा था कॉन्फिडेंट है। पिचेज़ मुश्किल थी, हेज़लवुड जैसी बॉलिंग कर रहा था, मतलब कमाल ही कर रखा था उसने। उसके बाद भी तो रोहित और विराट ने रन बनाए ना, बल्कि रोहित ने तो एक सेंचुरी भी लगाई, एक हाफ सेंचुरी भी लगाई। तो मुझे नहीं लगता कि अब इन दोनों को ही पता है कि हम एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, और एक ही फॉर्मेट में कई बार आपको आपके फ्री डेज़ बहुत होते हैं। तो फ्री डेज़ में आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं ना। मैचेस हम खेलने को कम मिलेंगे, लेकिन आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और आई एम डैम श्योर कि दोनों के दोनों प्लेयर्स है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करी जाएगी। क्योंकि एक एज, मतलब आप भी उस एज को अब हिट कर चुके हो, उसको क्रॉस कर चुके हो। एज फैक्टर जो होता है, आप जब खेलते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट जहाँ पे खेल रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि जैसे अगर 150 की स्पीड की बॉल जो है आप 35 की एज में जैसे खेल लेते हो, और 150 की स्पीड जब आपकी 104, मतलब आप जब 40 के आसपास पहुँच जाते हो तब आपको खेलना होता है, तो आपको उससे फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आता है। रिफ्लेक्सेस वगैरह की बात कर लें आप, या फिर बाकी चीज़ें जो होती है, तो क्या ये जो है 2027 वाले वर्ल्ड कप तक, जैसे रोहित ऑलमोस्ट 40 के हो जाएंगे, तो क्या वो कुछ इम्पैक्ट डालेगा? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उनका जो मतलब इम्पॉर्टेंट शॉट्स में से एक है पुल शॉट। इस जनरेशन में वो शायद सबसे बेहतरीन पुल शॉट्स खेलने वाले प्लेयर हैं, रिकी पॉन्टिंग का अगर आप नाम हटा दें तो फिर आपको क्या लगता है कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीज़ें भी कंसिडर की जाएगी? देखिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी प्रैक्टिस करी जाते हैं, कितना हार्ड वर्क करे जाते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर 150 की बॉल खेल रहे हो तो एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके वो आप स्लो हो जाते हैं। एंड जो आपने फेवरेट शॉट की बात करी, पुल शॉट, मुझे लग रहा है आंख बंद करके मार देगा रोहित। जितना वो क्लास प्लेयर है वो आराम से बैटिंग कर सकता है, मुझे कोई डाउट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितना तैयारी करके इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले गया था ना, अब उसको तैयारी हर रोज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले तो आप क्या होता है, आप हर फॉर्मेट खेल रहे हो, आप इंटरनेशनल सेटअप में हो, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन आप क्रिकेट खेल ही रहे हो।
लेकिन अब वो आपको बैग उठा के अकेले जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बॉलर्स अरेंज करने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी, वहाँ पे वो खुद ऑटोमेटिक आपके साथ हो जाती है। एंड ये बात रोहित को भी पता होगी कि भैया थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दोनों ही प्लेयर्स अपने आप को बेस्ट मौका देंगे उस वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, अब आखिर में कुछ चीज़ें, कुछ शॉट्स के मैं नाम लूँगा, आपको उसमें अपने फेवरेट या फिर जो बेस्ट आपको लगता है उन प्लेयर्स के बारे में बताने होंगे। रैपिड फायर टाइप का है इसमें कुछ और। तो शुरुआत मैं करता हूँ स्ट्रेट ड्राइव से। बेस्ट प्लेयर आपको बताएं। सचिन सर, पुल शॉट, रोहित, कवर ड्राइव, विराट कोहली, हुक शॉट, अगेन रोहित, ड्राइव, शुभमन गिल। शुभमन गिल सबसे बेहतरीन ड्राइव मुझे मेरी नज़र आपकी नज़र। स्कूप, स्कूप, मैककलम, रिवर्स स्कूप, स्कूप, मैक्सवेल, ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते ना उसमें। स्विच हिट, स्विच हिट, अगेन मैक्सवेल, स्वीप, स्वीप। आई थिंक जयसवाल बहुत अच्छा खेली। रिवर्स स्विप, रिवर्स स्वीप, नहीं रिवर्स स्कूप में मुझे याद है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत। मैं उसका नाम कैसे भूल गया। अब मैं कुछ और प्लेयर्स के नाम लूँगा, उसमें से बस आपको एक प्लेयर सेलेक्ट करते जाना है। Okay. ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। विराट कोहली और रोहित शर्मा। ये तो लास्ट में आने चाहिए थे यार। रोहित शर्मा, पंत और ईशान किशन। पंत, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर। सचिन सर। क्यों, सिर्फ इंडियन होने की वजह से या फिर? नहीं, ब्रायन लारा और सनत जयसूर्या। ब्रायन लारा, मुरलीधरन और शेन वॉर्न। शेन वॉर्न, ब्रेटली और शोएब अख्तर। ब्रेटली, इंजमाम और महिला जयवर्धने, महिला, क्योंकि आपने क्रिकेट खेला है साथ में। यस, एंड बहुत स्मार्ट बैट्समैन। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। दोनों ही लेजेंड्स हैं, बट आई विल गो विद जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। और आखिर शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल। सबसे मुश्किल है एक्चुअली। आपने कहा था ना कि पहले। सबसे मुश्किल है क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स कमाल के हैं। अब एक ही चूज़ करना है तो आई विल गो विद शुभमन गिल। शुभमन गिल के साथ ये पॉडकास्ट यहीं पे अभी हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि टाइम की कुछ पाबंदी होती है। जिस तरीके से ये सवालों के जवाब दे रहे थे, जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे, और जितनी बातें, अभी तो बहुत सारी बातें करनी रह गई थी, लेकिन यही होता है कि सारी बातें आज कर लेंगे तो फिर ये अगली बार हमारे पास आएंगे नहीं। कुछ चीज़ें बचा के भी रखी जाती है। इनके साथ आपको बातचीत कैसी लगी हमारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए।